जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी एंड इकोनॉमिक्स घटना चक्र जीके की बुक है। आज का जो लेक्चर रहेगा भारत के प्रमुख कर इसके ऊपर रहेगा। तो हम लोग पूरा डिटेल्स में देखेंगे कितने प्रकार का कर है। तो सारे कर को हम या सारे टैक्स को डिस्कस करेंगे। तो पहला जो है आयकर है, इनकम टैक्स जिसे बोलते हैं इंग्लिश में। तो भारत में आयकर केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित किया जाता है। केंद्र सरकार आयकर से प्राप्त जो राजस्व है उसको केंद्र तथा राज्यों के बीच में क्या करता है, बंटवारा करता है, वित्त आयोग की अनुशंसा पर वितरित करता है। ठीक है। और जो कृषि से प्राप्त आय है, आय पर आयकर नहीं लगाया जाता है। क्लियर। इसके अलावा देखते हैं कॉर्पोरेट टैक्स जिसे बोलते हैं निगम कर। कॉर्पोरेट टैक्स देखते हैं क्या है। व्यापारिक कंपनियों तथा निगमों की आय पर लगने वाला जो कर है या जो टैक्स है उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स या निगम कर कहते हैं। ठीक है। निगम कर को कंपनी लाभ कर भी कहा जाता है, परंतु यह उस कर से भिन्न होता है जो कंपनियों का अंशधारी अपनी आयों पर देता है। भारत में जो निगम कर है, कॉर्पोरेट टैक्स है, 1960 से 61 से लगाया जा रहा है। निगम कर जो है केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो आपने देखा दोनों इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स के विषय में दोनों केंद्र सरकार लगाती है। व्यापारिक कंपनियों पर तथा निगमों की आय पर लगाने वाला जो कर है उसे कॉर्पोरेट टैक्स कहेंगे, और जो केंद्र सरकार आयकर और जो इनकम टैक्स है इनकम के ऊपर लगाया जाता है। ठीक है। अब देखते हैं एक्सपेंडिचर कर। एक्सपेंडिचर में व्यय कर जो क्या है, एक्सपेंडिचर टैक्स देखते हैं। यह एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, डायरेक्ट टैक्स है, जो लोगों द्वारा किए गए उपभोग व्यय की धनराशि पर लगाया जाता है। देखिए, भारत में व्यय कर लगाने का सुझाव पहली बार 1956 में सबसे इम्पोर्टेंट किल्डार ने दिया था, और 1 अप्रैल 1957 को व्यय कर अधिनियम पारित किया गया, जिसके फलस्वरूप 1 अप्रैल 1958 को पहली बार व्यय कर लगाया गया। परंतु वर्ष 1964 में इसे क्या कर दिया गया, अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। 1964 में इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया। अब देखते हैं स्टेट ड्यूटी। स्टेट ड्यूटी के विषय में देखते हैं। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने का प्रत्यक्ष कर है। संपदा शुल्क केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाने का प्रत्यक्ष कर है, स्टेट ड्यूटी। संपदा शुल्क जो है किसी व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के हस्तांतरण पर लगाया जाता है, और वर्ष 1985 में इसे समाप्त किया जा चुका है स्टेट ड्यूटी को। देखते हैं वेल्थ टैक्स क्या होता है। वेल्थ टैक्स के विषय में वेल्थ टैक्स को देखते हैं। धन कर भी एक तरह से डायरेक्ट टैक्स है। इसका आशय किसी व्यक्ति की संपत्ति, पूंजी या धन के कुल मूल्य पर प्रतिवर्ष लगाया जाता है। भारत में धन कर लगाने का सुझाव जो है अर्थशास्त्री किल्डार ने दिया था, और इसके परिणाम स्वरूप 1957 में पहली बार धन कर लगाया गया, वेल्थ टैक्स लगाया गया। अब नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है। नेक्स्ट में धन कर जो है व्यक्ति जो अनडिवाइड फैमिली है, कंपनियों के निवल धन पर वार्षिक कर के रूप में लगाया जाता है। वर्ष 1915 से 1600 में इसे समाप्त कर दिया जाएगा। अब देखते हैं सर्विस टैक्स क्या होता है, सेवा कर क्या होता है। इसकी शुरुआत 1994 से 95 में की गई। 1994 से 95 में पहली बार टेलीफोन, साधारण बीमा, स्टॉक दलाली पर 5% की दर से सेवा कर लगाया गया है, सर्विस टैक्स लगाया गया। अब देखते हैं केंद्रीय उत्पाद शुल्क जिसे बोलते हैं सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। यह अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है। जिसे केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लगाया जाता है, और वित्त आयोग द्वारा निर्धारित फार्मूले के आधार पर, जो फार्मूला होगा उसके आधार पर राज्यों को जो हमारा टैक्स हमारा कलेक्ट होगा उसमें वित्त आयोग द्वारा जो निर्धारित फार्मूले के आधार पर राज्यों में वितरित किया जाता है। उत्पाद शुल्क देश में उत्पादित होने वाली वस्तुओं पर लगाया जाता है, उत्पाद शुल्क। ठीक है। उत्पाद शुल्क एक प्रकार का वस्तु कर है। उत्पाद कर वस्तु की वास्तविक बिक्री पर नहीं लगाया जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो उत्पाद शुल्क है वास्तविक बिक्री पर नहीं लगाया जाता है, अपितु अब जो वस्तु का उत्पादन होगा उस पर लगाया जाता है, तथा कारखाने के स्तर पर ही एकत्र कर लिया जाता है। जब वस्तु उपभोक्ता तक पहुंचती है तो उसमें उत्पाद शुल्क क्या होता है,
जुड़ा होता है। जैसे हमारा कोई हम किसी चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए बिस्किट का प्रोडक्शन कर रहे हैं, कंपनी कर रही है, तो कंपनी जब प्रोडक्शन कर रही है बिस्किट का, तो उसमें जितना प्रोडक्शन लागत हुआ प्लस जितना उसको प्रॉफिट, जितना उसको प्रॉफिट लेना है, कुल मिला के बिक्री कर, जो बिक्री अमाउंट होगा, विक्रय मूल्य होगा, उसमें उत्पाद शुल्क उसमें अपना जुड़ा रहेगा। ठीक है, उत्पाद शुल्क जितना प्रोडक्शन लागत हुआ उसमें उत्पाद शुल्क जोड़ देंगे तो उसमें जुड़ा रहता है। उसके बाद उपभोक्ता के पास पहुंचती है जो भी बिस्किट पहुंचना या कुछ भी ऐसा सामान हो, तो उसमें उत्पाद शुल्क जुड़ा रहता है ऑलरेडी। ठीक है, अब देखते हैं सीमा शुल्क किसे बोलते हैं, कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी जो होता है यह भी एक अप्रत्यक्ष कर है, इनडायरेक्ट टैक्स है। केंद्र सरकार द्वारा वस्तुओं के आयात और निर्यात पर लगाया जाता है, खरीदारी और खरीदना और बेचने पर लगाया जाता है। सीमा शुल्क जो है मूल्यानुसार एवं मात्रा अनुसार दोनों तरीके से लगाया जाता है। सीमा शुल्क जब मूल्यानुसार लगाया जाता है तो इनको यथा मूल्य शुल्क, और जब मात्रा अनुसार लगाया जाता है इसको विशिष्ट शुल्क, इसे स्पेसिफिक ड्यूटीज कहा जाता है। अब देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वैट क्या होता है, वैल्यू एडेड टैक्स। वैट का फुल नेम है वैल्यू एडेड टैक्स। वैट को मूल्य संवर्धित कर कहा जाता है। वस्तुतः यह किसी वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि पर लगाया जाता है। अन्य शब्दों में यह भी कहा जाता है वैट किसी वस्तु के अंतिम मूल्य या उसमें लगी हुई वस्तु अर्थात कच्चा माल के अंतर पर लगाया जाने वाला कर है। वैट एक प्रकार का बिक्री कर है जिसका भार जो है सिद्धांत रूप से अंतिम किसको पड़ता है, उपभोक्ता को, जो खरीदता है उसको पड़ता है। वैट का जो जन्मदाता है फ्रांस को माना जाता है। 1954 में फ्रांस में बिक्री कर के रूप में वैट को लागू किया गया था। वैट सबसे पहले 2003 में हरियाणा में और सबसे अंत में 2008 में उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट वस्तु एवं सेवा कर का शुभारंभ, गुड एंड सर्विस टैक्स जिसे बोलते हैं जीएसटी। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए 1 जुलाई 2017 को 30 जून की अर्धरात्रि में वस्तु एवं सेवा कर का औपचारिक शुभारंभ संसद भवन के ऐतिहासिक केंद्रीय कक्ष से उस समय के मुख्य राष्ट्रपति जो थे प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वस्तु एवं सेवा कर को गुड मिस अच्छा, सिंपल मिस सरल और टैक्स मिस कर, गुड, सिंपल और कर के नाम से संबोधित किया। जीएसटी का उसे फुल नेम होता है गुड एंड सर्विस टैक्स। तो मोदी जी ने कहा था गुड मिस अच्छा, यस से सरल, टैक्स से टैक्स। ठीक है, इसकी नाम से संबोधित किया था। जीएसटी ये भी एक तरह से इनडायरेक्ट टैक्स है जिसने अपनी पूर्ववर्ती अधिकांश अप्रत्यक्ष करों को आच्छादित कर लिया है। जीएसटी जो है विनिर्माता से लेकर उपभोक्ता तक वस्तुएं और सेवाओं की आपूर्ति पर एकल टैक्स है, एक ही टैक्स है। इसके तहत प्रत्येक चरण में केवल मूल्यवर्धन पर ही लगाया जाता है। दोहरे कराधान से बचाव हेतु जीएसटी के अंतर्गत इनपुट क्रेडिट में चुकाए जा चुके कर का क्रेडिट का भी प्रावधान किया गया है। स्मरण है कि भारत में वस्तु या सेवा का जीएसटी का प्रावधान 100, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है, 101वें संविधान संशोधन 101वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ था और 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ, इसके तहत किया गया। इस संविधान संशोधन के अधिनियम के अंतर्गत संविधान के भाग 11 अनुच्छेद 248, 249 एवं 250, भाग 12, 268, 269, 270, 271 तथा 286, भाग 19, 266, भाग 20, 368 तथा 6ठी तथा 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। तो ये देखिए इस संविधान को कितने संशोधन करना पड़ा। भाग 11 में जो अनुच्छेद 248, 249, 250, भाग 12, 268, 269, 270 और 271, 276, भाग 19 में भी, भाग 20 में भी और 6वीं और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। इसके अलावा इस संविधान के तहत संविधान में 3 नए अनुच्छेद बने। अनुच्छेद 264, 246A, 269A, 279A जोड़े गए।
अनुच्छेद 268A को समाप्त कर दिया गया। भारतीय संघीय ढांचे के दृष्टिगत जीएसटी के दो घटक हैं, केंद्रीय जीएसटी जिसे बोलते हैं सीजीएसटी और राज्य जीएसटी स्टेट जीएसटी। केंद्र और राज्य दोनों एक साथ मूल्य श्रृंखला एवं वस्तु एवं सेवा कर लगाएंगे। केंद्र संपूर्ण भारतीय क्षेत्र में हुए समस्त कारोबार पर जीएसटी सीजीएसटी लगाएगा और कर संग्रह करेगा, जबकि राज्य अपने राज्य के भीतर सभी कारोबारों पर एसजीएसटी लगाएगा और उसका संग्रह करेगा। इसके अतिरिक्त वस्तु एवं सेवाओं के अंतर्राज्यीय व्यापार पर अनुच्छेद 269A फर्स्ट के तहत एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर आईजीएसटी लगाया गया। यह सीजीएसटी और एसजीएसटी के योग के बराबर होगा। जो आईजीएसटी होगा केंद्र सरकार द्वारा लगाया एवं संग्रहित किया जाएगा और इसका वितरण केंद्र एवं राज्यों के मध्य होगा आईजीएसटी। ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पूरा। आपको एक बार वीडियो को पॉज करके एक बार पढ़ेंगे तो हो सकता है आपको और भी अच्छा। नेक्स्ट में है जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप। जीएसटी परिषद द्वारा की गई सिफारिश के अनुरूप 15 नवंबर 2017 से 28% कर स्लैब में शामिल कर 178 वस्तुएं पर प्रभावी जीएसटी दर घटाकर कितना होगा गया 18% कर दिया गया। और इस प्रकार अब केवल 50 वस्तुएं शेष रह चुकी हैं जिन पर 28% जीएसटी लगेगा। कोई अन्य वस्तुएं जिन पर कोई 18%, देखिए 3 स्लैब बना दिया गया है, 18% का, 28% का और 12% ऐसे करके स्लैब बना दिया गया है। तो इस हिसाब से उस स्लैब के अंदर कौन से सामान कौन से स्लैब में रहेगी उतना परसेंट टैक्स लगेगा। ठीक है, देखिए मौजूदा स्वरूप में जीएसटी के तहत सभी वस्तुएं एवं सेवाओं को 5 समूहों में वर्गीकृत किया गया है। जो अति आवश्यक वस्तुएं जैसे दूध, अंडा, दही, खुले खाद्यान्न, स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा आदि को कर से छूट प्रदान किया गया है। शेष वस्तु समूहों को उनकी उपयोगिता के हिसाब से 5%, 12%, 18% और 28% मतलब 4 स्लैब है, इसके अनुसार उसको रखा गया है। देखिए वस्तु एवं सेवाओं में विविधीकरण के साथ जीएसटी के अंतर्गत व्यापारियों को भी वर्गीकृत किया गया है। जीएसटी के अंतर्गत 40 लाख रुपये, पूर्व में 20 लाख रुपये तक वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। 40 लाख रुपये से अधिक या 1.5 करोड़ रुपये से कम वार्षिक कारोबार करने वाले व्यापारियों उद्यमों हेतु कंपोजिशन स्कीम का प्रावधान है। अब देखते हैं जीएसटी में शामिल कर क्या है। जीएसटी में शामिल कर केंद्रीय कर। केंद्रीय कर में आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर, अतिरिक्त सीमा शुल्क, इसे बोलते हैं काउंटर वेलिंग ड्यूटी, और विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क तथा अधिभार एवं उपकर। नेक्स्ट है राज्य कर में देखिए क्या आता है। वैट आ गया, बिक्री कर, मनोरंजन कर। जो मनोरंजन कर में स्थानीय निकायों द्वारा लागू करों को छोड़कर, इसके अलावा केंद्रीय बिक्री कर में केंद्र द्वारा आरोपित एवं राज्यों द्वारा संग्रहित चुंगी और प्रवेश कर, क्रय कर, विलासिता कर, लॉटरी, सट्टा एवं जुआ आदि कर है। इसमें देखिए जीएसटी के दायरे के बाहर रखे गए कर जो है मानवीय उपयोग के लिए नशीली शराब पर कर को जीएसटी से छूट प्राप्त है, जबकि 5 पेट्रो उत्पादक जैसे अपरिष्कृत पेट्रोलियम, उच्च गति डीजल, मोटर स्प्रिंट, प्राकृतिक गैस तथा विमानन ईंधन को अस्थायी रूप से जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है। अब देखते हैं परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसे बोलते हैं पैन या अस्थायी खाता संख्या, इसको देखते हैं। पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया गया एक कार्ड है जिस पर व्यक्ति का नाम, जन्मतिथि और पैन नंबर एवं संबंधित व्यक्ति का हस्ताक्षर अंकित होता है। पैन कार्ड पते को प्रमाणित नहीं करता है। इसके अलावा देखते हैं विशेष व्यापार नीति 2015 से 20 के प्रमुख बिंदु देखते हैं। 1 अप्रैल 2015 को तत्कालीन केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने विदेश व्यापार नीति 2015 से 20 जारी किया। इस नई पंचवर्षीय विदेश नीति व्यापार नीति में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में वृद्धि के साथ साथ रोजगार सृजन करना तथा मेक इन इंडिया विजन को ध्यान में रखते हुए अनेक प्रावधानों की घोषणा किया है। देखिए नई विदेश नीति पहले से लागू कई योजनाओं के संस्थान पर 2 योजनाएं हैं। भारत से वस्तु निर्यात योजना, जिसे बोलते हैं मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, और भारत से सेवा निर्यात की शुरुआत की गई।
देखिए इसका उद्देश्य है कि विशेष बाजारों को विशेष वस्तुओं का निर्यात करना और अधिसूचित सेवाओं के निर्यात को बढ़ाना। यह है MIAS का उद्देश्य था। और इस जो अभी देखिए अधिसूचित सेवाओं को निर्यात को बढ़ाना SIIS का उद्देश्य है। लेकिन नई विदेश व्यापार नीति में निर्यात गृह, स्टार निर्यात गृह, व्यापार गृह, प्रीमियम व्यापार गृह प्रमाण पत्र को परिवर्तित करके क्रम से 1, 2, 3, 4, 5 स्टार निर्यात गृह कर दिया गया है। लेकिन नई विदेश व्यापार नीति में भारत की सकल वस्तु या सेवा निर्यात को बढ़ाकर 2019-20 तक $900 बिलियन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस नीति वर्ष 2019-20 तक सकल विश्व निर्यात में भारत की हिस्सेदारी मौजूदा 2% से बढ़ाकर 3.5 करने का लक्ष्य रखा गया है। अब देखते हैं विविध ये आखिरी चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। तो भारत में भूमि सुधार के संबंध में 3 प्रकार के कदम उठाए गए हैं। देखिए मध्यस्थों का उन्मूलन, काश्तकारी सुधार और कृषि का पुनर्गठन। देखिए काश्तकारी सुधार के अंतर्गत 3 प्रकार के उपाय किए गए हैं। जैसे पहला नियम है लगान का नियमन, दूसरा है काश्त अधिकार की सुरक्षा, तीसरा है काश्तकारों को भूमि का मालिकाना अधिकार। देखिए कृषि के पुनर्गठन के अंतर्गत 2 प्रकार के उपाय किए गए हैं, जोतों की सीमाबंदी और जोतों की चकबंदी। इसके अलावा देखिए जोतों की सीमाबंदी जोत का वह महत्तम क्षेत्रफल जो राज्यों के कानून द्वारा निर्धारित किया जाता है तथा किसी व्यक्ति द्वारा 5 से अधिक जोत करना अवैध माना जाता है। जोतों का तात्पर्य विभाजित व खंडित जोतों का इकट्ठा करने से है, जिससे जोतों के आकार को बढ़ाया जा सकते हैं। और भारत में सर्वाधिक जो जोतों की संख्या सीमांत प्रकार का है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं 1 हेक्टेयर से कम वाले जो सीमांत जोत हैं और 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में उसे लघु जोत बोलते हैं। 2 से 4 हेक्टेयर वाले जो जोतों को बोलते हैं अर्ध मध्यम जोत। 4 से 10 हेक्टेयर जिसके पास है उसे बोलेंगे मध्यम जोत, और जिसका 10 हेक्टेयर से बड़ा क्षेत्रफल है उसको बोलेंगे बृहत जोत। तो उस हिसाब से बांटा गया है। देखिए कृषि संगणना 2015-16 के अनुसार देश में क्रियाशील जोतों की संख्या 2010-11 के 138.35 मिलियन हेक्टेयर से बढ़कर 2015-16 में 146.545 मिलियन हेक्टेयर हो गया है, जो 5.86 की वृद्धि प्रदर्शित करता है। देखिए परिचालित क्षेत्र का हिस्सा वर्ष 2010-11 के 159.59 मिलियन हेक्टेयर से घटकर 2015-16 में 157.82 मिलियन हेक्टेयर रह गया है, जो 1.11% की कमी को दर्शाता है। ये कृषि संगणना 2015-16 में कुल जोतों में लघु एवं सीमांत जोतों का अनुपात जो है 86.08 है। अर्ध मध्यम आकार वाली जोतों का हिस्सा 2015-16 में 13.35 है। साथ ही ऐसे जोतों का परिचालित क्षेत्र में हिस्सा वर्ष 2015-16 में 43.99% है। जनवरी 2004 में पहले राष्ट्रीय किसान आयोग का गठन किया गया। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो थे सोमपाल थे, बाद में MS स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष बने। भारत में कृषि वर्ष 1 जुलाई से 30 जून तक मनाया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आर्थिक संगणना 2011-10-11 के अनुसार पूरे भारत में निवल बुआई क्षेत्र में निवल सिंचित क्षेत्र जो है 45.7% था। अब देखते हैं विविध क्रांतियाँ जिसे प्राथमिक क्षेत्र है। हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन को बताता है। श्वेत क्रांति दूध उत्पादन, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य, रजत क्रांति अंडा, लाल क्रांति जो है मांस एवं टमाटर उत्पादन। ठीक है, तो बहुत इसको याद होना जरूरी है। लाल मीन्स मांस मटर हो गया, रजत मीन्स मुर्गी पालन अंडा हो गया, नीली मत्स्य हो गया, पीली हो गया तिलहन, श्वेत हो गया दूध, हरित हो गया खाद्यान्न। आई होप आपको याद रहेगा। इसके अलावा देखिए रजत रेशा क्रांति हो कपास उत्पादन हो गया, स्वर्ण रेशा जूट उत्पादन। देखिए रजत रेशा कपास, स्वर्ण रेशा जूट हो गया। गोल्डन क्रांति जो होगा फल एवं सब्जी उत्पादन के लिए गोल्डन क्रांति बोला गया। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन के लिए। गोल क्रांति जो बोला गया है आलू, क्योंकि आलू क्या होता है गोल होता है। गुलाबी क्रांति जो है प्याज झींगा उत्पादन को गुलाबी क्रांति बोला गया है। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं भारत की मुख्य खाद्य फसल जो है चावल है। भारत विश्व में ब्राज़ील के बाद गन्ना उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश है।
भारत में कॉफ़ी के कुल उत्पादन का लगभग 70% जो कर्नाटक राज्य में उत्पादित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है भारत में, और दूसरे और तीसरे नंबर में क्रमशः पंजाब और मध्य प्रदेश है। अगर चावल की बात करें तो सबसे उत्पादन ज़्यादा होता है पश्चिम बंगाल में, दूसरे और तीसरे नंबर पर क्रमशः उत्तर प्रदेश और पंजाब है। देखिए, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना अक्टूबर 1999 से लागू हुई है। और इसके अलावा देखते हैं कुछ बोर्ड के विषय में देखते हैं। कृषि उत्पाद बोर्ड, बोर्ड स्थापना वर्ष और मुख्यालय कहाँ कहाँ पे है। बहुत इंपॉर्टेंट, इससे क्वेश्चन बनना ही है, इसको भी आप इम्पोर्टेंट लिख लीजिए। जो भारतीय कॉफ़ी बोर्ड है तो कॉफ़ी बेंगलुरु में, कर्नाटक में, ठीक है। रबड़ भी कोयंटम केरल, क्योंकि रबड़ जो होता है केरल साइड ही होता है, ठीक है। तो कोयंटम केरल में है। अगर चाय की बात करें तो चाय होता है कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है। तंबाकू उत्पादन, तंबाकू गुंटूर आंध्र प्रदेश हो गया, ठीक है। मुख्यालय इसका। भारतीय मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है मसाला। राष्ट्रीय मांस एवं पोल्ट्री प्रसंस्करण बोर्ड जो है दिल्ली है। राष्ट्रीय मत्स्य अगर विकास की बात करें मछली का तो हैदराबाद में है मत्स्य विकास का मुख्यालय। और राष्ट्रीय जूट बोर्ड जो है कोलकाता पश्चिम बंगाल में है। इसके अलावा देखिए, भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग जो है मुंबई में है। कपास का विराट नगर भी मुंबई को कहा जाता है। रासायनिक उर्वरक की दृष्टि से भारत आत्मनिर्भर नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भिलाई इस्पात संयंत्र को तत्कालीन सोवियत संघ जो उसको बोलते हैं यूएसएसआर के सहयोग से स्थापित किया गया भिलाई इस्पात संयंत्र। देखिए, भिलाई इस्पात संयंत्र जो है छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला में है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दुर्गापुर इस्पात कारखाना जो है ब्रिटेन के सहयोग से, और पश्चिम बंगाल में है ब्रिटेन के सहयोग से, तथा राउरकेला स्टील प्लांट जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया। राउरकेला कहाँ पे है? उड़ीसा में। इसके अलावा देखते हैं भारतीय हीरा संस्थान सूरत में स्थापित किया गया है। बीएसएनएल की स्थापना 2000 में हुई है। और शाहजहांपुर स्थित क्रिबको उर्वरक संयंत्र प्राकृतिक गैस पर आधारित है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर का उद्योग जो है हथकरघा उद्योग है। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या है। श्रम गहन उद्योग किसे कहते हैं? वे उद्योग जिसमें श्रम मूल्य का महत्व पूंजी मूल्य की तुलना में अधिक हो। भारतीय अर्थव्यवस्था में कपड़ा उद्योग को क्या बोलते हैं? कृषि के बाद दूसरा स्थान है कपड़ा उद्योग। और कपड़ा उद्योग कृषि के बाद रोजगार प्रदान करने वाला दूसरा सबसे बड़ा क्षेत्र है। भारत में अगर चीनी उत्पादक का सबसे प्रमुख राज्य बोले तो उत्तर प्रदेश है, दूसरा जो है महाराष्ट्र है। जूट के सामान का केंद्र जो है पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ है, तथा रेशम वस्त्र का उत्पादन का केंद्र कर्नाटक राज्य का बेंगलुरु शहर है। इसके अलावा देखिए, ऊनी वस्त्र उत्पादन में पंजाब का सर्वाधिक योगदान रहा है। यहाँ की अधिकांश ऊनी वस्त्र जो है अमृतसर, गुरदासपुर एवं लुधियाना में स्थापित हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश का भदोही जिला जो है इसको बोलते हैं कालीन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। भारत में प्रथम उद्योग जिसका विकास हुआ है वह कुटीर उद्योग ही था। देखिए नेक्स्ट, अखबारी कागज का उत्पादन सबसे अधिक भारत नेशनल न्यूज प्रिंट एवं पेपर्स मिल्स लिमिटेड मध्य प्रदेश में होता है। अब देखते हैं प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO पहला है विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो हुआ है 1 अप्रैल 1995 को हुआ है। इसका मुख्यालय है जेनेवा स्विट्जरलैंड। अब तक 164 देश 2016 तक विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बन गए हैं। विश्व व्यापार संगठन का जो सदस्य वर्ष है 1995 से ही है। भारत जो है WTO का सदस्य 1995 से ही है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन जिसे बोलते हैं सार्क, इसका स्थापना हुआ 1985 में दिसंबर में। मुख्यालय काठमांडू। इसके सदस्य देश देखिए कौन है? सदस्य देश इसके अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। टोटल 8 देश हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा? अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका, ठीक है।
आसियान, देखिए आसियान की स्थापना 1967 में हुई है, इसका जो मुख्यालय जकार्ता है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी, और यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जो मुख्यालय है ब्रुसेल्स में है। इसको और डिटेल्स में देखेंगे, नेक्स्ट में अलग से देखेंगे, वीडियो बनाएंगे इसका। कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियाँ देखते हैं। एम्बार्गो किसे बोलते हैं? एम्बार्गो जो है बंदरगाह पर लगाए जाने वाला प्रतिबंध ताकि आयात निर्यात स्थापित हो रहे। प्रचलित अर्थों में एम्बार्गो का आशय है आर्थिक प्रतिबंध। बैलेंस पेमेंट देखिए क्या होता है, दी गई समय अवधि में किसी देश का शेष विश्व के साथ लेन देन का लेखा। लेन देन के अंतर्गत वस्तुओं सेवाओं का आयात निर्यात, लघु तथा दीर्घकालीन निवेश, उपहार सभी कुछ आता है। देखिए बैलेंस ऑफ ट्रेड देखते हैं, किसी वस्तु के आयात और निर्यात के अंतर को बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। जितना डिफरेंस हुआ उसको बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। देखिए बायलैटरल मोनोपोली किसे कहते हैं? यह बाजार की वह स्थिति है जिसमें एकाधिकारी क्रेता का सामना एकाधिकारी विक्रेता से होता है। मतलब एक ही खरीदने वाला हो और एक ही बेचने वाला हो तो उसे बोलते हैं बायलैटरल मोनोपोली। देखिए ब्रेक इवन पॉइंट होता है वह बिंदु जिस पर मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस हो, कुल आगम तथा कुल लागत बराबर हो। अर्थशास्त्र में इसे बोलते हैं सामान्य लाभ निहित, अतः संतुलन स्तर बिंदु का अर्थ है शून्य लाभ नहीं। ठीक है, मतलब जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस हो तो उसे बोलते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। देखिए मंदी क्या होता है? मंदी होता है व्यापार चक्र की एक अवस्था जिसमें आर्थिक क्रिया शिथिल हो जाती है, और मंदी की स्थिति में कीमतें, लाभ और उपभोग तथा पूंजी निवेश सभी की दर कम स्तर पर होती है। रिसेशन जो होता है इसे डिप्रेसेशन बोलते हैं, मंदी को रिसेशन को बोलते हैं रिसेशन। जब वस्तुओं की पूर्ति की तुलना में मांग कम हो जाती है, मांग डिमांड ही कम रहेगा, पूर्ति ज़्यादा रहेगी, तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे? रिसेशन कहेंगे। यह स्थिति धन के अभाव के कारण होता है जिससे वस्तुएं बिकती नहीं है, परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? उद्योग बंद होने लगते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिराइव डिमांड। डिराइव डिमांड किसे बोलते हैं? किसी वस्तु की वह मांग जो वस्तु की मांग से